हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एमएड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर इतना इजी लगेगा और इसे हम बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। क्या होता है रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ आ जाएगा। टॉपिक है रिसर्च। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च मीन्स अनुसंधान करना या कोई शोध कार्य करना, वही कहलाता है रिसर्च। दो वर्ड से मिलके बनता है री प्लस सर्च, ठीक है ना। री का मीनिंग होता है बार बार और सर्च मीन्स होता है खोजना। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, ठीक है ना। री मीन्स बार बार एंड सर्च मीन्स खोजना। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिससे उसके संबंधों में पद्धतियों को एकत्रित करता है, उसके आधार पर उससे संबंध में निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि जो भी शोधकर्ता होता है वो क्या करता है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है और उसके आधार पर उसके संदर्भ में कोई भी निष्कर्ष निकाल के देता है कि किस तरह की रिसर्च की गई है। तथ्यों को देखेंगे, तथ्यों को देखने के बाद उसके बाद उसका कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। कुछ अनुसंधान की परिभाषाएं दे रखी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया है जॉर्ज जे मुले। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार ही कहा जाता है कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग एवं अर्थपन को ही अनुसंधान कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहा है कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर हम कोई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अनुसंधान कहा जाता है। सेकंड आते हैं आपके मैकग्रेथ तथा वॉटसन। इन्होंने साथ में मिलकर क्या कहा है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने किसके लिए कहा, खोज प्रविधि, ठीक है ना, स्पेशल बात। प्रयोग किया जाता है जिससे निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान की वृद्धि की जाए और प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें, समाज के लिए सहायक हों और मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो इतनी सारी बातें इन्होंने कही। मेन बात यह है कि इन्होंने खोज प्रविधि का प्रयोग किया गया है, फिर ये किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और इसमें ज्ञान की वृद्धि की जाती है। अनुसंधान के लिए क्या कहा है कि इसमें ज्ञान की वृद्धि की जाती है, प्रगति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी रिसर्च के बारे में। आइए अब जानते हैं कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले आता है अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। अनुसंधान अगर कोई भी शोधकर्ता कर रहा है तो इससे क्या मिलता है हमें कि नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, बिल्कुल नए ज्ञान की वृद्धि होती है और नवीन ज्ञान के आधार पर हम किसी का भी विकास कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि इसकी प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। तो ये हमें बात पता चली कि इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से की जाती है। इसमें सुनियोजित किया जाता है पहले से ही, उसके बाद इस प्रक्रिया को किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें विश्वसनीय और वैध प्रविधियों का प्रयुक्त किया जाता है। ये बात तो आपको सभी को पता होगी कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो विश्वसनीय होनी चाहिए और वैध होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें तार्किक ज्ञान की जरूरत होती है, ठीक है, इमेजिनरी ज्ञान की जरूरत होती है, वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में पद्धतियों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। जो भी हम हाइपोथेसिस करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो हाइपोथेसिस हम करके चलते हैं वो किसके आधार पर की जाती है,
प्रदत्तों या डाटा के आधार पर ही की जाती है। 6th पॉइंट आता है, इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता। जब भी कोई शोधकर्ता शोध करेगा तो उसमें उसके क्या क्या व्यक्तिगत पक्ष हैं, क्या क्या व्यक्तिगत परेशानियां हैं, क्या क्या भावनाएं हैं, उनकी रुचियां क्या हैं, विचार क्या हैं, इन सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अनुसंधान में केवल अनुसंधान डाटा पर ही बेस होता है। डाटा में आपने क्या क्या डाटा कलेक्शन किया है, क्या निष्कर्ष निकला है, इस चीज़ पर ही बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, शोध कार्य में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है, उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है, उसी आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 8, शोध कार्य में धैर्य रखना होता है। शोधकर्ता को ये बात बहुत ज़रूरी है जाननी कि जब भी कोई रिसर्च करेंगे या जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें धैर्य बहुत रखा जाएगा। अगर धैर्य नहीं होगा तो आपका डाटा गलत भी साबित हो सकता है। तो इसमें शीघ्रता नहीं की जाती है, धैर्य रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 9, प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियाँ होती हैं, शोध के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं। ये बात जाननी जरूरी है कि शोध कार्य में अपनी ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट आता है 10th, प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण कर प्रतिपादन किया जाता है। और सबसे लास्ट में क्या निकाला जाएगा, सबसे लास्ट में क्या निकाला जाएगा, आपका कंक्लूजन या निष्कर्ष जिसे कहते हैं वो निकाला जाएगा। अब आता है इससे आगे, रिसर्च से आगे अब हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक अनुसंधान, मतलब कि एजुकेशनल रिसर्च। कैसे रिसर्च जो है हमें एजुकेशन में हेल्प कर सकती है, जिसे एजुकेशनल रिसर्च कहा जाता है। इसकी मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान का मतलब पता ही चल गया कि अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान कहा जाएगा। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन करना है। हमारी जो शिक्षा विधि है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों के व्यवहार में और विकास में परिवर्तन करना। अनुसंधान शिक्षण क्रियाओं के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। जब भी हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के आधार पर हम जितनी भी शिक्षण क्रियाएं हैं उनमें लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण की समस्याओं में बालकों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगर इस तरह का अध्ययन किसी भी अनुसंधान में हम कर रहे हैं तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख मानदंड क्या हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथ्यों की खोज करना, नए नए तथ्यों को खोजना, नवीन सिद्धांतों और सत्यों का प्रतिपादन करना। ठीक है, करना अर्थात नवीन ज्ञान का वृद्धि करना, नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, शिक्षा का अनुसंधान की समस्या क्षेत्र शिक्षण या बालक का विकास होना। ठीक है, शिक्षक अनुसंधान की समस्या के क्षेत्र में क्या करेंगे, हम बालक का विकास करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है शिक्षक अनुसंधान की समस्याओं का स्वरूप इस प्रकार हो जिससे प्रत्यक्षीकरण किया जा सके और उनकी उपयोगिता हो सकती है। ठीक है, तो ये थे शैक्षिक अनुसंधान के मानदंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो 4 उद्देश्य हम इसमें करके चलते हैं। सबसे पहला आता है सैद्धांतिक उद्देश्य, सेकंड आता है तथ्यात्मक उद्देश्य, थर्ड आता है सत्यात्मक उद्देश्य और फोर्थ आता है व्यवहारिक उद्देश्य। इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ऐसे ही, क्योंकि मैंने इसमें पूरा लिखा नहीं है डिटेल में। तो सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या आता है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार का वैज्ञानिक शोध है और इसमें क्या होता है, कार्य द्वारा सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार के शोध को कार्य व्याख्यात्मक होते हैं। ठीक है,
फिर आता है, इस प्रकार के शोध कार्यों से प्राथमिक रूप से नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है और उनका उपयोग शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। सेकंड आता है तथ्यात्मक उद्देश्य या फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर ऐतिहासिक शोध कार्यों को नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। इसके आधार पर वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है और इनके उद्देश्य की प्रकृति वर्णन होती है, क्योंकि तथ्य की खोज करके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। थर्ड आता है सत्यात्मक उद्देश्य, ट्रुथ ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें जो है दार्शनिक शोध किए जाते हैं। जितने भी दार्शनिक शोध होते हैं वो सत्यात्मक उद्देश्य से किए जाते हैं और इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तर के रूप में की जाती है। लास्ट आता है व्यावहारिक उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर शिक्षा अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ कार्य शोध केवल उपयोगिता को महत्व देते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में योगदान नहीं होता। इन्हें विकासात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है और इसका शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार एवं विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे। अभी आता है शिक्षा अनुसंधान का वर्गीकरण। जो एजुकेशनल रिसर्च है उसको हमने कितने भागों में बांटा है ये देखने वाले हैं। हमने इसे मेन 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला योगदान की दृष्टि से, सेकंड आता है शोध उपागम की दृष्टि से और थर्ड आता है शोध निष्कर्षों की शुद्धता की दृष्टि से। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको जान लेंगे। सबसे पहले आता है योगदान की दृष्टि से। इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, मौलिक अनुसंधान और आपका क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान में क्या होता है, इन शोध कार्यों में नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है और ये ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो जितना भी नवीन ज्ञान आप गेन करेंगे वो सब का सब मौलिक अनुसंधान में डाला जाएगा, जिसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। अब हमने मौलिक अनुसंधानों से ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है और इनको हमने 3 वर्गों में आगे बांटा है। सबसे पहला आता है प्रयोगात्मक शोध, सेकंड आता है ऐतिहासिक शोध और थर्ड आता है दार्शनिक शोध। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पूरा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। प्रयोगात्मक शोध में क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको एक्सपेरिमेंट करके तब इसके बारे में रिसर्च की जाती है। ठीक है, और या सर्वेक्षण किया जाता है। सेकंड आता है ऐतिहासिक शोध। तो इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो उसमें तो नवीन तथ्यों की खोज ही की जाएगी। वहाँ जाकर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ जाकर तथ्यों की खोज की जाती है, उसके बाद रिसर्च किया जाता है। उनके आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है कि पास्ट में क्या था और फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या है। थर्ड आता है दार्शनिक शोध। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, फिलोसफिकल शोध या रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें नवीन तथ्यों और मूल्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है और नए अनुसंधानों को विकसित किया जाता है। फोर्थ आता है क्रियात्मक शोध। इसे कहा जाता है एक्शन रिसर्च और इसमें क्या होता है कि इसमें स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार और विकास किया जाता है। इससे ज्ञान वृद्धि नहीं की जाती, बल्कि ये इन्हें प्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, जिसे अप्लाइड रिसर्च भी कह सकते हैं। एक्शन रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च भी कह सकते हैं। अभी सेकंड पॉइंट आता है शोध उपागम की दृष्टि से, ये इसका सेकंड पॉइंट है। शोध उपागम के तथ्यों के अध्ययन करने के लिए 2 उपागमों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अनुदैर्ध्य उपागम, जिसे लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच भी कहा जाता है, और सेकंड आता है कटाव उपागम, जिसे क्रॉस सेक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स किसी की लंबाई, किसी को अगर हम शोध की दृष्टि से देख रहे हैं तो उसकी लंबाई कैसे वो ग्रो कर पाया, और कटाव मीन्स क्रॉस सेक्शनल, अगर हम किसी का डाइसेक्शन टाइप से करते हैं, अगर बायो की ये दोनों टर्म है वहीं से लिया गया है तो उसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। सबसे पहले देख लेते हैं अनुदैर्ध्य उपागम। यह शब्द वनस्पति विज्ञान से लिया गया है, जब किसी पौधे का अध्ययन बीज बोने से लेकर फल आने तक किया जाता है।
ठीक है, तो उसने कितना ग्रोथ किया। इस तरह अगर कोई भी रिसर्च की जा रही है तो उसे अनुदैर्ध्य उपागम कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रमुख घटक इसके कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक, इकाई, उत्पत्ति, अनुसंधान विधियों का उपागम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है शोध उपागम की दृष्टि से सेकंड पॉइंट, कटाव उपागम, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। ये भी क्योंकि वर्ड बायोलॉजी से लिया गया है, स्पेशली बोटनी से। जैसे कि हम किसी पौधे के तने, पत्ती या जड़ या अन्य किसी अंग के स्वरूप अध्ययन करते हैं उन्हें काट करके, इसी तरह इस उपागम को कटाव उपागम की संज्ञा दी गई है। इसमें समय का महत्व नहीं होता, इसमें प्रयोगात्मक सर्वेक्षण विधि के उपागम का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक समझ आ रहे हैं सबको ये। थर्ड पॉइंट आता है शोध निष्कर्षों की शुद्धता की दृष्टि से। ठीक है, इसमें वो देख लेते हैं। इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड सेकंड इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो पहले में क्या होगा, पहले हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा और दूसरे में हम बिना एक्सपेरिमेंट किए हम किसी अनुसंधान पर पहुंचते हैं, करते हैं। और लेकिन ये जो होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये इतना शुद्ध नहीं होता जितना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। अब इसका लास्ट पॉइंट वो देख लेते हैं, शैक्षिक अनुसंधान के कार्य। क्या क्या कार्य हैं शैक्षिक अनुसंधान के। सबसे पहला पॉइंट आता है शैक्षिक अनुसंधान का प्रमुख कार्य शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार लाना, विकास करना और कार्य का प्रसार करना है। ठीक है, क्या क्या कार्य है, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाना और उसका विकास करना। सेकंड पॉइंट आता है शिक्षा की प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक सोपान, नवीन ज्ञान में वृद्धि करना, वर्तमान ज्ञान में सुधार करना। जो भी नवीन ज्ञान है उसमें सुधार करना, जो भी वर्तमान में ज्ञान दिया जाना है उसमें सुधार करके ही आगे चलना। थर्ड पॉइंट आता है शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करना, उसमें सुधार करना और प्रसार करना। जो भी शिक्षा का क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र है, उसमें ज्ञान की वृद्धि करना और उसमें भी सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना, छात्रों के अधिगम में विकास करना, शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधियों का विकास करना। ठीक है, जो भी छात्र की लर्निंग समस्याएं हैं उनका विकास करना, प्रभावशाली विधियों का विकास करना, ये सब शैक्षिक अनुसंधान के कार्य हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है शिक्षा प्रशासन, शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा सुधार लाना और विकास करना। शैक्षिक प्रशासन और शिक्षा प्रणाली में ये अनुसंधान का मेन कार्य है, इनमें सुधार लाना और इनका विकास करना। लास्ट पॉइंट आता है शैक्षिक अनुसंधान के स्तर। तो हमें पता है कि इसके 4 स्तर होते हैं, एक एक करके देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लिखने के लिए आते हैं और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपको ये लिखने भी पड़ेंगे। सबसे पहला स्तर आता है प्रदत्तियों का संकलन। आप जब भी रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डाटा का कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा का कलेक्शन करे बिना कोई भी रिसर्च कार्य अधूरा है। सेकंड पॉइंट आता है द्वितीय स्तर, इसमें होती है आंतरिक वैधता। इंटरनल वैलिडिटी का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जब भी आप कोई शोध कार्य करते हैं। तृतीय स्तर आता है बाहरी वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। जितनी इम्पोर्टेंट इंटरनल वैलिडिटी है उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी है। ठीक है, वैध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ स्तर आता है और ये लास्ट स्तर है सैद्धांतिक अनुसंधान, मतलब कि थ्योरेटिकल रिसर्च। जो भी आपने रिसर्च की है उसे थ्योरेटिकल रूप देना ही सैद्धांतिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो ये था पूरा रिसर्च, एक्शन रिसर्च, शैक्षिक रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। ये हमने पूरा टॉपिक पूरा डिटेल में जाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ये शेयर ज़रूर करें जिससे उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर हेल्प ज़रूर होगी, मदद मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी जो कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसी तरह किसी नई वीडियो में मिलते हैं और
आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।